Hello everyone, a warm welcome to my channel, and today we are going to do a PPT on the topic Geographical Perspective on Selected Issues and Problems. This is a topic from CBSE Class 12 Geography, and it is also an important topic for the purpose of UPSC and IAS if you're preparing for that. And so let's start the video. So the first thing is water pollution. तो अगर वाटर पोल्यूशन को हम नॉर्मल भाषा में बोले तो उसका क्या ही मतलब हुआ कि पानी को खराब करना या प्रदूषण करना. तो वाटर पोल्यूशन स्टार्ट होने का वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि हमारा पॉपुलेशन विद टाइम बहुत इंक्रीज हो गया है, जिस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपेंशन भी हुआ है, और वो रीज़न की वजह से डिग्रेडेशन स्टार्ट होने लग गया है क्वालिटी ऑफ वाटर में. और जो दूसरा है वो है हम डिस्क्रिमिनेशन यूज़ ऑफ वाटर भी करते हैं. किसी के पास वाटर इतना ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, किसी के पास इतना भी नहीं है कि वो अपना बेसिक नीड पूरा कर सके पानी से. अब हम ये जानेंगे कि वाटर पोल्यूशन होता कैसे है, पोल्यूट रिवर या फिर जो भी लेक है, सी है, वो होता कैसे है. जो भी फैक्ट्री वेस्ट होता है या फिर हम होम से जो भी वेस्ट निकालते हैं तो उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल्स जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं, तो जब वो सब चीज़ पानी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो जिस वजह से जो पानी है वो पोल्यूट हो जाता है और वो अनफिट हो जाता है हमारे यूज़ करने के लिए. तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया अभी कि कहाँ से होता है पोल्यूशन स्टार्ट वाटर का. तो उसमें सबसे पहला इंडस्ट्रियल है, जो भी फैक्ट्रीज है, हमारा इंडस्ट्रीज है, वहाँ से. एग्रीकल्चर से होता है, हम जो भी फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, उससे वाटर पोल्यूट होता है. और फिर कल्चरल एक्टिविटीज़, हम जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं उससे भी हमारा होता है, चाहे वो बरीड ऑफ आइडल्स हो या फिर हम ह्यूमन वेस्ट को उसमें डालते हैं, जो भी हम इसके करते हैं उससे वाटर पोल्यूशन होता है. लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न और सबसे मेन कॉज है वाटर पोल्यूशन को वो है इंडस्ट्रीज़. तो इंडस्ट्रीज़ बहुत सारा अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट जो है वो पानी में या फिर रिवर या जो भी लेक है उसमें डिस्पोज करता है. जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जो कि पोल्यूट करता है वाटर को, और पॉइजनस गैसेस होता है, केमिकल रेसिड्यूल होता है, न्यूमेरियस हैवी मेटल्स होता है, डस्ट हुआ, स्मोक हुआ, ये सब चीज़ की वजह से जो है वाटर पोल्यूशन होता है. अब इंडस्ट्रीज में भी कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जो कि उतना इफेक्ट नहीं करते वाटर पोल्यूशन, बट कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जो कि बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज या फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है वाटर पोल्यूशन में. तो उसमें से कुछ है लेदर इंडस्ट्री हुआ, पल्प इंडस्ट्री हुआ, पेपर, टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्री. तो ये इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए. साथ ही साथ हमारे वाटर पोल्यूशन भी उससे बहुत ज़्यादा होते हैं. अब वाटर पोल्यूशन होगा तो उससे बीमारियां भी बढ़ेगी, इलनेस भी बढ़ेगा. तो कुछ जो कॉमन डिजीज़ेज़ है जो कि होता है उसमें सबसे पहले डायरिया है, जो कि बहुत कॉमन है. डायरिया होता है. फिर है इंटेस्टाइनल वॉर्म, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा. हम ये सब चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं, ईजी लेते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं और जानें कि ये सब कितने खतरनाक डिजीज़ेज़ है जिससे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को. और ये तभी होगा कि हम स्टेप्स ले इंडस्ट्रीज़ को और हर जगह से वाटर को क्लियर रखने के लिए. तो आगे बढ़ते तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है सबको पता है, WHO, तो उसने हमें बताया कि जो 1/4 ऑफ द जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज है इंडिया में वो वाटर बॉर्न ही है. तो आप सोच सकते हो कि जो 1/4 हमारा जो डिजीज़ेज है वो वाटर से ही हमारे पास आते हैं. तो गवर्नमेंट ने भी इसमें इनिशिएटिव्स कुछ लिए हैं कि कंडीशन जो है रिवर का वो ठीक करने के लिए. तो जो एक स्टेप जो है वो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वाज इनिशिएटेड. तो नमामि गंगा भी इसे बोला जाता है, दूसरा नाम ये भी है प्रोग्राम, जो कि लॉन्च हुआ है इसी रीज़न से कि हमें गंगा रिवर को साफ़ रखना है और वाटर पोल्यूशन को कम करना है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये वाले
कि कौन सा प्रोग्राम अभी लॉन्च हुआ है, तो वो है नमामि गंगा। सो यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ में ये बताया है कि मोस्ट ऑर्गेनिकली पोल्यूटेड रिवर इंडिया में कौन कौन सा है, उसका ग्राफ है। जो ब्लू से दिया हुआ है तो वहाँ पर वो टोटल रिवर लाइन लेंथ बताया है, और जो पर्पल है वो कितना पोल्यूटेड हुआ है वो रिवर वो बताया है। तो आप फर्स्ट में देख सकते हैं गंगा है 28 तो उसका लेंथ है, बट 36 वो पोल्यूटेड है। उसके बाद और भी यहाँ पर आप बहुत सारा देख सकते हैं जो कि रिवर्स है, और अब पोल्यूशन उस रिवर का देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। इस साइड से आप पढ़ सकते हैं कि जो पोल्यूशन है उसमें क्या क्या चीज़ केमिकल इन्वॉल्व रहते हैं और क्या क्या चीज़ मिलता है, जैसे कि हमें सॉलिड एमोनियम मिलता है, यूरिया, नाइट्रेट, ये सब आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एयर पोल्यूशन। तो अब एयर पोल्यूशन क्या होता है? तो एयर पोल्यूशन जो है वो कुछ नहीं है, वो बस एडिशन है कौन कौन से अलग अलग गैसेस के, फॉग्स के, जो डस्ट होते हैं, जो फ्यूम्स होते हैं, ऑडियो और स्मोक और ये जो भी रहता है, ये सब का एडिशन मिल के एयर पोल्यूशन बनता है, जो कि हार्मफुल होता है सबके लिए, बहुत फॉर फ्लोरा एंड फ्यूना। तो अगर हम देखें कि रीज़न क्या है एयर पोल्यूशन का, तो जो भी कंब्यूशन होता है फॉसिल फ्यूल का, जो भी हम फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं, उसे बर्न करते हैं, उससे जो भी स्मोक्स निकलते हैं, और जो सेकंड है वो है माइनिंग। हम जो भी माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, और जो भी इंडस्ट्रीज़ भी एक रीज़न है, मेन रीज़न है जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। अब हम इंडस्ट्रीज़ देखें, वाटर पोल्यूशन भी करते हैं और एयर पोल्यूशन भी करते हैं। सोचिए इंडस्ट्री हमें कितना इन्वायरमेंट को हार्मफुल करता है, आप इस चीज़ से सोच सकते हैं। तो जो ये जो जितने भी चीज़ें हैं ये सब क्या क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रिलीज़ करके हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं ये, जिस वजह से हमें काफ़ी सारे डिजीज़ेज होते हैं। ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन हम वो चीज़ को इनहेल ले कर रहे हैं, तो जैसे कि हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है विद टाइम, अस्थमा हो गया, या फिर काफ़ी सारे हमें लंग्स के प्रॉब्लम और काफ़ी न्यूमरस प्रॉब्लम और डिजीज़ हमें इस वजह से होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इसका, वो है स्मोकी फॉग। जो स्मोकी फॉग है आप काफ़ी टाइम सिटीज़ के ऊपर में देखेंगे, तो उसे अर्बन स्मोक भी बोलते हैं, और वो भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से ही होता है। जिस वजह से अब अगर आप सिटीज़ और अर्बन में चल जाएंगे तो आप वहाँ पर स्काई में स्टार्स और ये सब नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इतने फॉग, इतने पोल्यूशन, इतने एयर पोल्यूशन की वजह से वो एक फॉग का लेयर हो जाता है स्काई में, जिस वजह से आप नहीं देख पाते हो। अब जो एयर पोल्यूशन है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉज करता है वो है एसिड रेन। एसिड रेन जब रेन होता है तो उसके साथ काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स भी नीचे आते हैं, जिस वजह से जो हमारे प्लांट्स है उसमें वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। और ह्यूमन बीइंग में भी अगर वो हमारे बॉडी पे आए तो हमें कैंसर हो सकता है, हमें स्किन कैंसर हो सकता है। जो भी प्लांट और सॉइल में आते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म कर देता है, प्लांट जो है वो जल जाते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल। तो जो रेन वाटर एनालाइज ऑफ अर्बन का उन्होंने बताया है कि जो पीएच वैल्यू होता है, जो पहला रेन होता है आफ्टर समर के बाद, तो वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। मतलब उसमें इतना ज़्यादा एसिड रहता है कि उसका जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। सो आप समझ सकते हैं हाउ इट इज़ अफेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट एंड इवन आवर सेल्फ, नॉट ओनली आवर इन्वायरमेंट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंडस्ट्री से स्मोक निकल रहा है। ये एक अर्बन फॉग जो मैंने आपको बताया अभी वो है। अब यहाँ पर एक देख सकते हैं चार्ट जो कि लिखा है द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑन द अर्थ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले में तो होटान है जो कि आई थिंक जापान का एक स्टेट है। उसके बाद हमारा इंडिया आता है जो कि गाज़ियाबाद, दिल्ली, उसके बाद है बुलंदशाह है, उसके बाद मतलब देखिए आप इंडिया कितने लिस्ट में, उसके बाद फिर जापान है, फिर आई थिंक बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान एंड इंडिया है। तो हम सेकंड में आते हैं। तो इससे हम पता कर सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ एयर पोल्यूशन होता है, और हमें इसके लिए स्टेप लेना चाहिए कि इसे हम रिड्यूस कर सके। गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना चाहिए, और साथ ही साथ हम सिटीजन्स को भी अवेयरनेस फैलाना चाहिए इस चीज़ को लेके। नेक्स्ट इज़ नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन हम उसको रेफर कर सकते हैं वैसे टाइम पे जब आप कोई नॉइज़ या फिर कोई वॉइस से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, या फिर एकदम ऐसा हो गया कि अब अनबियरेबल है, अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो उस स्टेट्स को हम नॉइस पोल्यूशन बोलेंगे।
तो इसका भी जो मेन सोर्सेज है नॉइस पोल्यूशन का, उसमें भी आप देखेंगे पहला फैक्ट्रीज ही है। हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्रीज ही मेन रीजंस बनते हैं। उसके बाद जो है मैकेनाइज कंस्ट्रक्शंस है एंड डिमोलिशंस वर्क हुआ, या फिर ऑटोमोबाइल हुआ, एयरक्राफ्ट हुआ, ये सब भी इसमें आते हैं। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है आप वहाँ पर देख सकते कितना ज़्यादा नॉइजेस वहाँ रहता है। या फिर जहाँ एयरक्राफ्ट होता है तो वहाँ भी आप, एरोप्लेन ऊपर जाता है बट आप कितने नीचे भी अगर आप रहे अपने घर में तो आप उसका वॉइस जो है वो सुन सकते हैं। सोचिए वो भी कितना ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन फैला रहा है। लेकिन अब अगर हम देखें तो आप बोलोगे कि वो तो बस थोड़ा देर के लिए होता है, थोड़े देर के लिए ही हो, बट that is too contributing in making our environment, our day-to-day life polluted. तो जैसे कि कुछ पीरियोडिक मतलब थोड़े टाइम के लिए ही पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन, जैसे कि हुआ सायरन का आवाज़ हुआ, या फिर लाउड स्पीकर जो चलता है वेरियस फेस्टिवल्स में, या कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, कम्युनिटी एक्टिविटी होता है, आप उससे भी कितने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं आप वो सोच सकते हो। कि अगर आपका एग्ज़ाम है, लाइक मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी इस जगह पे कि एग्ज़ाम के टाइम में कोई फेस्टिवल हो गया या फिर बगल में शादी हो गया तो वो लाउड स्पीकर लगाया तो कितना ज़्यादा आपको इरिटेटिंग होता है। तो आप सोच सकते हो अगर आपके लिए तो दूसरों के लिए वो ज़रूर है। अगर कोई ओल्ड इंसान है घर में या कुछ भी है तो विच इज़ रॉन्ग, एंड दिस इज टू कंट्रीब्यूटिंग इन पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट। लेकिन हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, ये सब तो हमारा कॉजेज है जिससे एयर पोल्यूशन होता है, बट जो एक बिगेस्ट और सबसे बड़ा रीज़न है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो है ट्रैफिक। अगर आप बिग सिटीज़ में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो ट्रैफिक से सोच सकते हो इतना हॉर्न का एंड सब चीज़ों का इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है कि कभी कभी आप अनबियरेबल, आप एकदम आपका हेडेक होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। अब सिर्फ ट्रैफिक, सिर्फ रोड का ट्रैफिक नहीं होता है, सी ट्रैफिक में भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अब वहाँ क्या होता है, वहाँ तो हॉर्न नहीं होता है कि आप किसी को साइड होने बोल रहे हो, बट वहाँ पर जो भी सामान आते हैं, इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जो भी लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटी होता है उससे काफ़ी ज़्यादा लाउड होता है, लाउड नॉइज़ आता है। अगर आप कभी गए होगे तो आपको वो पता होगा। तो एक इंस्टीट्यूट है जो कि है स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, जो कि रिवील किए जो ओशन है वो 10 टाइम और ज़्यादा नॉइसेस हो गया है इन द लास्ट 40 ईयर्स। 14 साल में और ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा नॉइज़ हो गया है। अब इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। तो मेन रीज़न तो एक ही होगा कि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है, जिस वजह से हमारा शिपिंग है वो सब ग्लोबल शिपिंग जो है और ट्रेड है वो हमारा इंक्रीज़ हो गया है, जिस वजह से शिप्स बड़े हैं, अलग अलग जगह डिस्कवर हुआ है, अलग अलग जगह शिप्स जा रहे हैं, इतने सारे सामान लोड हो रहे हैं, अनलोड हो रहे हैं। दिस इज़ अ रीज़न। तो जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस है। बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और बिग सिटीज़ में हो सकता है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और बिग सिटीज़ में नहीं रहते तो आपको उतना नॉइज़ पोल्यूशन बड़ा इशू या बड़ा चीज़ ना लगे, बट जो बड़े सिटीज़ में और जगह में रहते हैं उन्हें पता होगा कि ये किस तरीके से अफेक्ट करता है और कितना प्रॉब्लम होता है। इस वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम हमारे हियरिंग में भी हमें मिले हैं। आप वक्त के साथ आपका जो हियरिंग पावर वो कम हो रहा है, आपको दिन सुबह के रात में भी काफ़ी सारे ट्रैफिक्स और व्हीकल्स की आवाज़ सुनाई देते हैं। सो दिस इज़ टू कंट्रीब्यूटिंग इन पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट। यहाँ आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ट्रैफिक्स है, कैसे लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन साइड, यहाँ लाउड स्पीकर की वजह से हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बताया है जहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन इन दिल्ली में, दिल्ली का मैंने एक्चुअली सिर्फ बताया है यहाँ पर कि जो कंस्ट्रक्शन नॉइज़ है वो 10% है और ट्रैफिक नॉइज़ 50% वहाँ पर है। एयरक्राफ्ट जो है वो 9.8 है, इंडस्ट्रीज़ नॉइज़ 20% और ट्रेन नॉइज़ जो है वो 10.2% है। मे बी आपको देखने से या फिर आपको बहुत बड़ा या ज़्यादा ग्राफ नहीं लगता होगा, बट दिस इज़ रियली अ ग्रेट परसेंट ऑफ पोल्यूशन जो कि हमें हर दिन हर टाइम झेलना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज़ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, और आप इससे बोल सकते हैं लैंड पोल्यूशन, उसका दूसरा नाम अर्बन वेस्ट डिस्पोजल भी है। तो जो अर्बन एरिया है वो हमने देखा है कि विद टाइम बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है, इतने सारे घर हो गए हैं,
इतना जल्दी फास्ट ग्रोथ हुआ है पोल्यूशन का, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा पुअर सैनिटरी कंडीशन हो गया है, और फॉइल एयर भी वहाँ हो गए हैं। लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अनहाइजेनिक जगह में और कंडीशन में रह रहे हैं। तो जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो है एक सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट क्या कुछ नहीं होता है, वो कोई भी पुराना या फिर जो यूज्ड आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मेटल्स हुआ, या फिर ब्रोकन ग्लास हुआ, प्लास्टिक हुआ, पॉलिथीन बैग्स हुए, सीडी हुआ, या जो भी चीज़ आपका हाउस होल्ड में रहता है जो कि पुराना हो गया, आप यूज़ कर चुके, उसको फेंक चुके हैं, वो सबको हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। दिस इज ए इम्पॉर्टेंट टर्म, तो आप बहुत ईजी है, आपको याद आराम से हो जाएगा। हाँ तो वो पैसा देंगे है खुशी है खुशी बाद
तो जो धरवी है उसको हमने कंपेयर किया है ट्रॉपिकल वर्जन ऑफ द इंडस्ट्रियल डवेलर, मतलब जो भी विक्टोरियन लंदन ईस्ट एंड के टाइम पे जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर या डवेलर्स थे, हमने उनको कंपेयर किया है अभी के टाइम पे जो धरवी में पीपल और स्लम्स में जो पीपल रहते हैं उससे कंपेयर किया है, उस कंडीशन से। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने बुरे कंडीशन में है इस टाइम पे, इस सेंचुरी में भी। तो अगर हम देखें तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो पूरे ही अनकल्चर्ड या फिर अनस्किल्ड ऐसे लोग रहते हैं, ये बहुत गलत है। क्योंकि हमने देखी जो धरवी है वहाँ से भी इतने अच्छे अच्छे सेरेमेटिक्स और पोट्री बनाने वाले या फिर एम्ब्रॉयडरी करने वाले या जो भी जरी के वर्क करते हैं वो सब रहते हैं, मतलब उनका इतना अच्छा स्किल है उनके अंदर कि अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उन्हें अच्छे गाइडेंस मिले तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लेदर गुड्स के भी काम करने वाले दिखे, हाई फैशन गारमेंट्स के करने वाले दिखे हैं, मेटल वर्क हुआ, ज्वेलरीज हुआ, वुड कार्विंग्स हुआ एंड मैनी मोर। और जो आयरनी की बात ये है कि ये सब काम किसके पास जाता है, वो रिच घरों में जाता है, अब्रॉड में जाता है, चाहे वो इंडिया और इंडिया के बाहर के अमीर अमीर घर में जाते हैं ये सब सामान, और वो भी हाई कॉस्ट में, और इन्हें मिलता कुछ ही पैसा होगा। बट ऑब्वियसली जब इसे सेल किया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दाम में सेल किया जाता है रिच लोगों को। तो दिस इज सम ऑफ द फोटोज़ ऑफ द स्लम, देख सकते हैं आप कंडीशन। और यहाँ पर एक ग्राफ है जहाँ पे हायर स्लम पॉपुलेशन बताया गया है, ये ग्राफ को भी आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। एंड द नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन कैसा होता है, जब भी सॉइल इरोजन होता है या फिर वाटर लॉगिंग, पानी जमा होता है, सेलिनेशन होता है, तो ये सब चीज़ की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो अगर हम लैंड डिग्रेडेशन को देखें तो हम इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि कोई भी टेम्पररी या परमानेंटली डिक्लाइन होता है फर्टिलिटी या फिर प्रोडक्शन में एक लैंड का, तो उसे ही हम लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। वो परमानेंट भी हो सकता है या फिर टेम्पररी भी हो सकता है। जो नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर है, जैसे कि NRSC भी बोलते हैं, इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया वेस्ट लैंड को यूज़ करके रिमोट सेंसिंग टेक्निक को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वेस्ट लैंड को कैटेगराइज करें इस तरीके से। जैसे कि अगर हम फ्यू टाइप ऑफ वेस्ट लैंड देखें तो जैसे कि एक कुछ होगा डेजर्टिक हुआ, कुछ गूलिएट हुआ, या फिर कोस्टल सैंड हुआ, बैरन रॉकी एरिया हुआ, स्टीप स्लॉपिंग एरिया हुआ। जो कि ये सब जो भी वेस्टलैंड बने ये सब नेचुरल एजेंट्स की वजह से बने, इसमें कोई भी मैन मेड या फिर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन वैसे ही कुछ अलग अगर हम वेस्टलैंड पढ़े जो कि ह्यूमन की वजह से डिग्रेडेड हुआ है, तो जैसे कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन एरिया हुआ, या फिर डिग्रेडेड लैंड एरिया हुआ जो कि प्लांटेशन क्रॉप्स की वजह से, या फिर डिग्रेडेड फॉरेस्ट हुआ, डिग्रेडेड पेस्चर्स हुआ, माइनिंग, इंडस्ट्रियल, ये सब चीज़ की वजह से जो भी होता है ह्यूमन एक्शन की वजह से भी लैंड वेस्ट लैंड बनते हैं। तो हमने दो तरीके देख लिए, एक नेचुरली और एक ह्यूमन मेड की वजह से। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है, जो वेस्ट लैंड ह्यूमन की वजह से या फिर मैन मेड प्रोसेस की वजह से बनता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर नेचुरल, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि ज़्यादा वो डिग्रेड करते हैं, ख़राब है अगर हम कंपेयर करें नेचुरल प्रोसेस से। तो ये हम देख सकते हैं कि लैंड का क्या हाल हो रहा है फॉर बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पर कॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन बताया गया है, ओवर कल्टिवेशन की वजह से भी हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, हम लोग डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और भी अदर रीजंस हैं। यहाँ आप लैंड डिग्रेडेशन मैप देख सकते हैं 2018 से 2019 तक का। और ये भी बोला है कि अबाउट 30% जो इंडिया का लैंड है वो अंडर डिजर्टिफिकेशन में आ चुका है। सो आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। और हमें याद रख कि हम ये सब सिर्फ फॉर गेनिंग नॉलेज या फिर एग्ज़ाम पर्पस के व्यू से ना पढ़े, हमें इसे अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करें फॉर बिकमिंग अ गुड ह्यूमन एंड फॉर प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट एंड फॉर गिविंग अ गुड लाइफ टू आवर फ्यूचर जनरेशन एंड टू आवर मदर अर्थ। यहाँ मैं अपने इस टॉपिक को ख़त्म करूँगी बहुत अच्छे से कोट का, जो कि महात्मा गांधी ने बोला था, What we are doing to the forest of the world is but a mirror, reflection of what we are doing to ourselves and to one another. Thank you.
and have a nice day. And if you like this video, please don't forget to comment and like and subscribe my channel. तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.